नमस्कार बच्चों, एक और नई वीडियो में स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम लोग हिंदी का सेट 2 मारने वाले हैं और इसमें प्रश्नों की संख्या 50 होगी, तो अंत तक जरूर देखना। वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहला जो प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने हैं? तो हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए 11 है। हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने हैं? तो 11 है। और अगला भी प्रश्न है, जिस सर्वनाम से स्वयं या निज का बोध हो उसे कहते हैं। जिस सर्वनाम से स्वयं या निज का बोध होता है उसे कौन सा सर्वनाम कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम इसका सही जवाब है। और अगला प्रश्न है, धर्म का विशेषण होता है। धर्म का विशेषण क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए धार्मिक। धर्म का विशेषण क्या होता है? धार्मिक होता है। तो साथ ही बच्चों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आपको इसी तरह के और भी विषयों की सेट देखने को मिलेगी, अब मैं कराऊंगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कर्म के अनुसार या रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? कर्म के अनुसार या रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी 3। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। और अगला प्रश्न है, भविष्य काल के कितने भेद हैं? भविष्य काल के कितने भेद हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 3। भविष्य काल के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। और अगला प्रश्न है, जिस शब्द की सहायता से क्रिया का व्यापार होता है उसे कहते हैं। जिस शब्द की सहायता से क्रिया का व्यापार होता है उसे क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी करण। उसे क्या कहते हैं? करण कहते हैं। और अगला जो प्रश्न है, संधि का अर्थ होता है। तो संधि का अर्थ क्या होता है बच्चों? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए संधि का अर्थ होता है मेल। संधि का क्या अर्थ होता है? मेल। जब दो शब्दों को जोड़ देते हैं उसे एक नया शब्द बनता है, तो उसी को हम लोग संधि बोलते हैं। और इसी क्रम में अगला प्रश्न है, निष्फल का संधि विच्छेद क्या है? निष्फल का संधि विच्छेद क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी निह जोड़ फल। क्या होगा? निह जोड़ फल इस प्रश्न का सही जवाब है। और अगला प्रश्न है, समास के कितने भेद होते हैं? समास के कितने भेद हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 6 भेद। समास के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। और अगला प्रश्न है, असुर का पर्याय है। असुर का पर्यायवाची क्या होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी दानव। असुर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? दानव होता है। और अगला प्रश्न है, अल्पज्ञ का विलोम शब्द है। अल्पज्ञ का विलोम शब्द है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए बहुज्ञ। अल्पज्ञ का विलोम क्या होगा? बहुज्ञ। अगला प्रश्न है, सदाचार में कौन सा उपसर्ग है? सदाचार में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी सद। कौन सा उपसर्ग है इसमें? सद लगा हुआ है। सद जोड़ आचार, तो मिलकर बन गया सदाचार। तो कौन सा उपसर्ग हुआ? सद उपसर्ग। और अगला प्रश्न है, लड़ाकू में कौन सा प्रत्यय है? लड़ाकू में कौन सा प्रत्यय है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी आकू। कौन सा प्रत्यय है? आकू प्रत्यय है। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं। हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है। और अगला प्रश्न है, आंखों का तारा मुहावरे का अर्थ क्या है? आंखों का तारा मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी बहुत प्यारा। आंखों का तारा का अर्थ क्या होता है? बहुत प्यारा। और अगला प्रश्न है, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर बी 18 फरवरी 1916 को। कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 को हुआ था। और अगला प्रश्न है, नागरी लिपि के आरंभिक लेख मिले हैं। नागरी लिपि के जो आरंभिक लेख थे वो कहाँ मिले हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी दक्षिण भारत से। कहां से मिले हैं? दक्षिण भारत से। अगला प्रश्न है, निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है? निराला की जो साहित्य साधना पुस्तक है यह किनके द्वारा रचा गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा। और अगला प्रश्न है, भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी है? भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी संस्कृत। सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? संस्कृत है। और अगला प्रश्न है, नाखून को जिलाए जा रहा है। नाखून को, कौन नाखून को जिलाए जा रहा है?
तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी प्रकृति। कौन? प्रकृति जो है नाखून को जिलाए जा रहा है। और अगला प्रश्न है नलिन विलोचन शर्मा का कथ्य शिल्प भाषा आदि स्तरों पर आग्रही थे। क्या थे? आग्रही थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी नवीनता के। किसके आग्रही? किसके थे? नवीनता के आग्रही थे। और अगला प्रश्न है बिरजू महाराज के बाबूजी हनुमान जी का प्रसाद क्यों मांगे थे? बिरजू महाराज के बाबूजी हनुमान जी का प्रसाद क्यों मांगे थे? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी नौकरी छूटने हेतु। किसके लिए? नौकरी छूटने हेतु। और अगला प्रश्न है बहादुर पाठ के रचनाकार हैं। बहादुर पाठ के रचनाकार हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अमरकांत। बहादुर पाठ के रचनाकार कौन है? तो वो अमरकांत है। और अगला प्रश्न है अशोक वाजपेयी का मूल निवास कहाँ है? अशोक वाजपेयी का मूल निवास कहाँ है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। और अगला प्रश्न है यतीन्द्र मिश्र का जन्म किस राज्य में हुआ था? यतीन्द्र मिश्र का जन्म किस राज्य में हुआ था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था। अगला प्रश्न है पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियां खरीदी थी? पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियां खरीदी थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 3। कितनी मछलियां खरीदी थी? 3 मछली खरीदी थी। और अगला प्रश्न है सुमित्रानंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ था? सुमित्रानंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए कोसानी में। कहाँ पे हुआ था? कोसानी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। और अगला प्रश्न है महात्मा गांधी की रचना है। महात्मा गांधी की रचना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी शिक्षा और संस्कृति। महात्मा गांधी के द्वारा जो रचित अपने पाठ यानी किताब में कौन सा लेसन दिया हुआ है? तो वो उसका नाम है शिक्षा और संस्कृति। और अगला प्रश्न है सवैये में रसखान की कैसी आकांक्षा प्रकट है? सवैये में रसखान की कैसी आकांक्षा प्रकट है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी ब्रजभूमि निवास की। किसकी? ब्रजभूमि निवास की। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब है। और अगला प्रश्न है घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी किसके यहाँ? मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ। किसके यहाँ? मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ घनानंद मीर मुंशी का काम करते थे। ऑप्शन नंबर डी याद रखना सही जवाब है। और अगला प्रश्न है इसी क्रम में प्रेम घन की रचनाएं किस नाम से संग्रहित है? प्रेम घन की रचनाएं किस नाम से संग्रहित है? तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर सी प्रेम घन सर्वस्व के नाम से संग्रहित है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। और अगला प्रश्न है दिनकर जी की रचना है। दिनकर जी की रचना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए उर्वशी। ऑप्शन नंबर ए उर्वशी। उर्वशी के लेखक कौन है? दिनकर जी हैं, रामधारी सिंह दिनकर। और अगला प्रश्न अक्षर ज्ञान कविता के रचनाकार कौन है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा इसी क्रम में ऑप्शन नंबर बी अनामिका। कौन है? अक्षर ज्ञान की लेखिका कौन है? अनामिका है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रखना है। और अगला प्रश्न है रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि हैं? किस भाषा के कवि हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जर्मन भाषा के। किस भाषा के? जर्मन भाषा के कवि हैं। और अगला प्रश्न है जीवनानंद दास थे। जीवनानंद दास थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यथार्थवादी। जीवनानंद दास थे कौन थे? वो यथार्थवादी थे। और अगला प्रश्न है इसी क्रम में हमारी नींद कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको अच्छा से ध्यान रखना है कि हमारी नींद कविता किस कविता से ली गई है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दुष्चक्र में सृष्टा से। कहां से लिया गया है? दुष्चक्र में सृष्टा से लिया गया है हमारी नींद कविता। और अगला प्रश्न अज्ञेय का जन्म कहाँ हुआ था? अज्ञेय का जन्म कहाँ हुआ था? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। कहाँ हुआ था? कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। और अगला प्रश्न है लहूलुहान कौन भटकेंगे? लहूलुहान कौन भटकेंगे? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी भगवान के पैर। भगवान के पैर लहूलुहान भटकेंगे। और अगला प्रश्न है कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? तो बूढ़ा चौकीदार वृक्ष को कहा है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। और अगला प्रश्न है गुरु नानक का जन्म स्थान है। गुरु नानक का जन्म स्थान है। तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर बी तलवंडी ग्राम। कहाँ पे है? तलवंडी ग्राम लाहौर पाकिस्तान में वर्तमान में है। और नगर कहानी में किस नगर का वर्णन किया गया है? नगर कहानी में किस नगर का वर्णन किया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए मदुरै के। किसकी
चर्चा किया गया है? तो मदुरै की चर्चा की गई। और इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, डहते विश्वास कहानी में किस नदी की चर्चा की गई है? डहते विश्वास कहानी में किस नदी की चर्चा की गई है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, महानदी की, महानदी। और अगला प्रश्न है, माँ कहानी का कहानीकार कौन है? माँ कहानी का कहानीकार कौन है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ईश्वर पेटलीकर। कौन है? ईश्वर पेटलीकर माँ कहानी के कहानीकार का नाम है। और अगला प्रश्न है, मगम्मा प्रतिनिधित्व करती है, मगम्मा प्रतिनिधित्व करती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, एक ग्रामीण महिला की। किसकी प्रतिनिधित्व करती है? एक ग्रामीण महिला की। और अगला प्रश्न है, लक्ष्मी के पास कितनी जमीन थी? लक्ष्मी के पास कितनी जमीन थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 बीघा। कितना जमीन था उसके पास? 1 बीघा था। और अगला प्रश्न है, सुजाता की लगभग कितनी कृतियां प्रकाशित हो चुकी है? कितनी कृतियां प्रकाशित हो चुकी है? तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, 25 से अधिक। कितनी कृतियां? 25 से अधिक कृतियां अभी तक में प्रकाशित हो चुकी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। और अगला प्रश्न है, मंगू की उम्र कितनी थी? मंगू की उम्र कितनी थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 12 वर्ष। कितनी उम्र थी? 12 वर्ष था। और अगला प्रश्न है, धरती कब तक घूमेगी कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? धरती कब तक घूमेगी कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सीता। धरती कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? सीता है। और अगला प्रश्न है, दिनकर का जन्म कब हुआ था? दिनकर का जन्म कब हुआ था? दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, 23 सितंबर 1908 को। कब हुआ था? 23 सितंबर 1908 को रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था। और अगला यानी लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, सीता के बड़े लड़के का नाम था, सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था? तो उनका नाम था कैलाश, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो इसी तरह के और एक नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।